गुड आफ्टरनून एवरीवन। बच्चा आवाज़ आ रहा है ना? बोलो, आवाज़ आया ना? ओके, 6 7 8। जैसे जैसे मैं ऊपर जाता जा रहा हूँ, यहाँ पे डायग्राम में एक गड़बड़ बनाई है मैंने। क्या गड़बड़ बनाई है बोलो? यहाँ डायग्राम में मैंने एक गड़बड़ बना रखा है। क्या गड़बड़ है? एक अजम्पशन के साथ में बनाया है कि गड़बड़ बन गया। बताइए क्या गड़बड़ बना हुआ है? एनीवन? ध्यान दीजिए, ऑलवेज जो कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल होते हैं, जैसे मैं ऊपर से नीचे से ऊपर जाता हूँ तो वहाँ पर एनर्जी डिफरेंस कम होता जाता है। यानी कि 1 और 2 का गैप और 2 और 3 का गैप अगर देखा जाए तो 2 और 3 का गैप कम होगा, 1 और 2 का गैप ज़्यादा होगा। सिमिलरली अगर मैं 3 एंड 4 का गैप देखता हूँ तो ये गैप छोटा होगा एज़ कम्पेयर टू 2 एंड 3। तो यू गेट माई पॉइंट कि कंसेक्यूटिवली ऊपर जाते जाएंगे तो एनर्जी गैप कम होना चाहिए। तो ये जो मैंने लाइंस बनाई है ना, ऊपर जाते जाते पास हो जानी चाहिए थी, क्लोज आ जानी चाहिए थी, लेकिन डायग्राम क्लियर नहीं बनेगा इसलिए अपन ने ऐसा कर दिया। तो लाइमन में क्या होता है कि 2 से 1, 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, ठीक है, ये क्या कहलाती हैं? लाइमन हो जाती हैं। बामर हो जाता है, बामर में क्या 3 से 2, 4 से 2 एंड सो ऑन। तो ये बन गया अपना बामर। तो बामर किस में आता है? विजिबल में आता है। वह बामर आता है विजिबल में। और ध्यान दीजिए, सबसे पहले बामर ही डिस्कवर हुआ था। क्यों? क्योंकि ये विजिबल में आता है तो यही अपने को डिस्कवर हुआ था। तो अपने को बामर के बाद में बाकी सभी चीज़ें देखी गई तो ये किस रीजन में चली जाएंगी? ये विजिबल स्पेक्ट्रम में चला गया। तो लाइमन का जो वेवलेंथ होगा वो किस एनर्जी स्पेक्ट्रम में जाएगा? बोलो। यूवी में जाएगा। रीज़न बीइंग आप देख सकते हो कि यहाँ के कंपैरिजन में, यानी कि बामर के कंपैरिजन में लाइमन में एनर्जी ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि ये 2 से 1 का ट्रांजिशन है। अभी मैंने बोला था कि 2 से 1 के ट्रांजिशन और 3 से 2 के ट्रांजिशन में 2 से 1 के ट्रांजिशन की एनर्जी ज़्यादा होगी। तो एनर्जी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगा, तो विजिबल से यूवी में चला जाएगा। नाम बात करते हैं हम इसके लिए। 4 से लाइमन बामर हो गया। अगला अपने पास पास्चन हो जाएगा, जैसे कहा जाता है पास्चन। और भी कई सारे बना सकते हो। यू गेट माई पॉइंट कि 3 पर कुदाना है, ऊपर से 3 पर कुदा देंगे तो वो पास्चन कहलाया जाएगा। फिर बाद में कौन होगा? क्या नाम होगा अगले का? बोलो। ब्रैकेट होगा, बिल्कुल। फिर उसके बाद में पी फंड होगा, तो ये होगा पी फंड। फिर उसके बाद में कौन होगा? बोलो। हम्फ्री। ठीक है, इस तरह से बनेगा। तो बच्चा ये जो है बामर विजिबल में आ गया। बामर के कंपैरिजन में पास्चन की एनर्जी ज़्यादा होगी या कम होगी? कम होगी। तो एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ ज़्यादा हो जाती है, तो ये इंफ्रारेड में चला जाता है। सिमिलरली ब्रैकेट भी जो है इंफ्रारेड में चला जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन काम आएगी, क्योंकि सवाल में यदि दे दिया जाए कि हमने हाइड्रोजन ग्राउंड स्टेट में दिया है ना, हमने ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन रखा हुआ है और उसमें हमने यूवी लाइट डाल दी, तो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में से कौन सी लाइट मिसिंग होगी? लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफुन, हम्फ्री में से कौन सी वाली लाइट मिसिंग होगी? ये मैं बोलता हूँ, ये डब्बे मैंने हाइड्रोजन रख दिया ग्राउंड स्टेट पर, यहाँ से मैंने यूवी लाइट डाल दी, फिर यहाँ पर मैंने अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को देखा। तो बताइए यहाँ पर कौन सी वाली लाइट मिसिंग होगी? यूवी लाइट अब्जॉर्ब करेगा, तो इसका मतलब लाइमन वाली लाइट अब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो लाइट्स आई हैं उसमें से वो वाले वेवलेंथ मिसिंग होंगे जो लाइमन के करस्पॉन्डिंग होते हैं। लाइमन वाली लाइट्स मिसिंग हो जाएंगी। इसके अलावा बाकी वेवलेंथ विजिबल यहाँ पर होंगे। समझे क्या मेरी बात? ठीक है, तो इस तरह से ही अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वगैरह, ये अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या एमिशन स्पेक्ट्रम के सवाल पूछे जा सकते हैं। और आपको दिया जा सकता है कि लाइट है यूवी, लाइट है विजिबल, लाइट है इंफ्रारेड। तो हम समझ लेंगे जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन दी जाए तो उसके कोरस्पॉन्डिंग कितना ये बना हुआ है, कौन सी लाइट्स मिसिंग होने वाली है। अब कल मैंने कर ली थी, कैलकुलेशन कर रहा था मैं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। उसमें से 2 वाली चीज़ें हमने कर ली थी कि n से 1 तक अगर कूदता है और गिवन है कि नंबर ऑफ एटम्स आर हाई,
तो n से 1 तक कूदेगा तो कितने स्पेक्ट्रम पाए जाएंगे, nc2 पाए जाएंगे। और अगर मैं कूदता हूँ n2 से n1 पर तो कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पाई जाएंगी, n2 माइनस n1 प्लस 1 c2। फिर इसके अलावा मैं क्या कर लेता हूँ, ओनली 1 एटम अवेलेबल। अभी क्या है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम है। ध्यान दीजिएगा, अगर एक ही एटम होगा तो पहली बात सवाल में क्लियरली मेंशन होगा कि एक ही एटम की बात की जा रही है, ठीक है ना, क्योंकि एक एटम लाना प्रैक्टिकली पॉसिबल हमारे पास नहीं है। सारी चीज होगी वो थ्योरेटिकल ही होगी, एक एटम की अगर हम बात करते हैं तो एक एटम में अगर मैं लिखता हूं कि ट्रांजिशन हो रहा है n से 1 तक, तो n से 1 तक अगर ट्रांजिशन हुआ तो बच्चा आप देख सकते हो कि मान लो 3 से 1 तक कूदा, तो इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां कूदा और यहां से यहां कूदा तो अब वो ग्राउंड स्टेट पे आ चुका है, अब वो ग्राउंड स्टेट पर आ चुका है। तो अगला क्या मैं 3 से 1 का डायरेक्ट स्पेक्ट्रम दिखेगा क्या इस बार अपने को? अगर एक ही एटम मैंने लिया और एक एटम में इलेक्ट्रॉन 3 से 1 पर कूद रहा है और मैंने देखा कि वो इलेक्ट्रॉन पहले 3 से 2 गया और यहां से लाइट निकाली, फिर 2 से 1 गया और यहां से लाइट निकाली, तो जब ये 1 पर पहुंचा तो यहां पर इसने लाइट्स निकाल दी हैं, 2 फोटॉन्स इसने एमिट कर दिए हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड पर पहुंच चुका है तो क्या वापस से मेरे को ये वाला स्पेक्ट्रम दिखेगा क्या इसमें, बताओ? नहीं दिखेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक बार ग्राउंड पर आ गया तो वो आ गया, वो ऊपर कैसे जाएगा? तो अभी मैं आपसे अगर पूछता हूं कि फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पॉसिबल, तो यहां पर कितनी हो गई, 2 हो गई हैं। कितनी हो गई, 2 हो गई। अगर जनरल में लिखता हूं तो जनरल कितना लिखा जाएगा, n-1। समझे क्या? और इसी तरीके से अगर मैं सिंगल एटम के लिए n2 से n1 में जंप करवाता हूं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होंगी, बोलो? n2 माइनस n1, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ध्यान दीजिए, एक शब्द है उसका महत्व आप समझ जाएं, इस बात को समझें। मैक्सिमम का मतलब क्या है? मैं सिर्फ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्यों नहीं लिख रहा? ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक बार जब नीचे आ गया तो फिर ऊपर नहीं जा सकता। तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन ऐसे कूद के नीचे आ रहा हो, या हो सकता है इलेक्ट्रॉन ऐसे कूद के नीचे आ रहा हो। तो इन दोनों में से अगर ये वाला रास्ता चूज किया तो दूसरा नहीं हो सकता, या अगर ये वाला रास्ता चूज किया तो दूसरा नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कब हो जाएंगी, जब ये एकदम सीढ़ियां एक एक करके उतरते हुए आए। समझ में आया क्या? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैं बात करता हूं एटॉमिक कोलिजन की। एटॉमिक कोलिजन, और सीधा एक सवाल की मदद से हम इसे समझेंगे। तो देखिए मैंने क्या बोला, यहां पर है न्यूट्रॉन, यह है न्यूट्रॉन जिसकी स्पीड है v0, जिसकी स्पीड है v0। यहां पर ये है हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन, और ये रेस्ट पर था और है ग्राउंड स्टेट पर, एट ग्राउंड स्टेट, यानी कि इलेक्ट्रॉन अभी ग्राउंड पर ही है, ग्राउंड लेवल पर ही है, ऊपर नहीं है, एक्साइटेड स्टेट में नहीं है। अभी ये टकराया तो मैं देखता हूं कि भाई यहां पर टकराने में एनर्जी लॉस होगी, और लॉस होगी तो किसको मिलेगी, बोलो? इलेक्ट्रॉन को मिलेगी। तो इलेक्ट्रॉन को मिलेगी तो बेचारा कहां पर था, वो ग्राउंड स्टेट पर था। कहां पर था? ग्राउंड स्टेट पर था। तो इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी मिली तो वो ग्राउंड स्टेट से कहां जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पर जाएगा, या हो सकता है एनर्जी ज्यादा मिले तो दूसरे पे कूद जाए, या तीसरे पे कूद जाए, या चौथे पे कूद जाए, डिपेंडिंग अपॉन दी एनर्जी। तो मैं ये कह सकता हूं, पूछा गया है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन सच दैट collision may be inelastic। collision may be inelastic।
तो बताइए क्या किया जाए। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ, पहले क्या लिखा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं, मोमेंटम होगा। एनर्जी तो लॉस हो गया ना, कुछ काइनेटिक एनर्जी कुछ कम होगी वो। हाँ 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 हाँ, मतलब एक की तरफ से दूसरी तरफ जा रही है एनर्जी, ऐसा है। हाँ, तो अभी मोमेंटम कंजर्वेशन से अपन लिखें तो मोमेंटम कंजर्व करना पड़ेगा, तो मैं लिख सकता हूँ इनिशियल में इसका मास ले लेता हूँ mv0 इज इक्वल्स टू, फाइनली इसकी स्पीड मैंने ले लिया v1, इसकी स्पीड मैंने ले लिया v2। तो यहाँ पर लेना है mv1 और इसका मास भी क्या होगा, एक प्रोटॉन होगा, तो ये भी मैं लिख सकता हूँ mv2 ही लिख सकता हूँ। ठीक है ना, मास अप्रॉक्सीमेटली न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सेम ही लिख लिया मैंने। नाउ एक और चीज़ मुझसे पूछा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो भाई पहले ही अपने पास काइनेटिक एनर्जी को मिनिमम रखना है, तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम रखें, लेकिन एनर्जी लॉस भी करवाना है। तो एनर्जी लॉस करवा दें तो मुझे, अगर एनर्जी लॉस को मैं मैक्सिमम कर दूं तो इन इलास्टिक होने के चांसेस, इलेक्ट्रॉन को अब्जॉर्ब करने के चांसेस बढ़ जाएंगे या कम होंगे। फिर से बोलता हूँ, मुझे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मिनिमम रखनी है, पहली बात। दूसरी बात, मुझे इसे इन इलास्टिक भी करवाना है, तो इन इलास्टिक करवाना है, इसका मतलब एनर्जी लॉस होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को ऊपर एनर्जी लेके जंप करवाना है। तो इलेक्ट्रॉन को कम से कम मुझे n=1 से n=2 तक तो जंप करवाना ही पड़ेगा, उससे एक छोटा एनर्जी डिफरेंस तो पॉसिबल है ही नहीं। इसके बीच की एनर्जी डिफरेंस कितना होता है बोलो, 10.2 होता है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, इसका होता है -13.6, इसका होता है -3.4, तो दोनों से ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से जंप कर रहा है उसको इतनी एनर्जी तो मिलनी ही चाहिए, कम से कम एटलीस्ट इतनी एनर्जी तो मिलनी चाहिए। तो भाई हमारी जेब से हम जो है कम एनर्जी लेकर आए, और अभी हमें जो लॉस करवाना है, मुझे इन इलास्टिक करवाना है, तो इन इलास्टिक के लिए मुझे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी, और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी तो इसका मतलब मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर जो हमारी लॉस हो रहा है वो इतना मैक्सिमम तो हो जाए, इतना तो हो जाए कि भाई कम से कम 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो दे दे। बात समझ में आई? तो मैं देखता हूं कि काइनेटिक एनर्जी लॉस जो होना मांगता है, जो यहाँ पे चाहिए, वो कम से कम 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो होना ही चाहिए, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो होना ही चाहिए। तो अब देखो कि मैं चाहता हूं कि यहाँ पर एक हम वो क्रिटिकल कंडीशन देख लेते हैं जहां पर कि बस इतनी एनर्जी हो तो बस अपना काम चल रहा है, इससे एक वैल्यू भी, एक यूनिट भी एनर्जी अगर कम होगी तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं काइनेटिक एनर्जी लॉस, मैं क्रिटिकल लाइन की बात कर रहा हूँ। क्रिटिकल मतलब समझ रहे हो ना, कि जस्ट वाली सिचुएशन देख रहा हूँ कि इस वाले पर क्या हो रहा है, लॉस वाला। तो लॉस मैंने करवाया, अब मेरे लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है इलेक्ट्रॉन जंप करवाने के लिए, कि लॉसेस ज़्यादा से ज़्यादा हों, और लॉस ज़्यादा से ज़्यादा हों तो मैं बोल सकता हूँ परफेक्टली इन इलास्टिक के केस में लॉस सबसे ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो इसका मतलब अगर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होगा तो इलेक्ट्रॉन जंप करने के चांसेस सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पाए जाएंगे, एनर्जी लॉस होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे, तो इलेक्ट्रॉन जंप करने के चांसेस भी सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे। और परफेक्टली इन इलास्टिक में मैं कह सकता हूँ V1 बराबर V2 रहेगा। तो यहाँ से देखो mv0 बराबर mv1 प्लस mv2, तो v1 बराबर v0/2। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी, अगर लॉस देखा जाए, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो वो होगा हाफ m v0², ये तो है इनिशियल, माइनस हाफ m v1² माइनस हाफ m v2²। समझ में आया क्या बोला मैंने? तो यहाँ से v1 की वैल्यू v0/2 लिखेंगे और v2 की वैल्यू भी v0/2 लिखेंगे। तो जो लॉस बना है उसके लिए अगली स्लाइड पे चलते हैं।
तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 mv0 आ जाएगा। आप कैलकुलेट कर लो चाहो तो, v1 v2 पुट करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो ये जो लॉस बना है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 12 mv0, तो मैं इसे लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बाय 2। और ये लॉस हमारा कम से कम इतना तो होना ही चाहिए ताकि ये कोलिजन बने वो इन इलास्टिक बन जाए। समझ में आया क्या? तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये मिनिमम काइनेटिक एनर्जी अगर लिखें, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मिनिमम, ये हो जाएगा 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इतनी एनर्जी होगी तो इन इलास्टिक होने के चांसेस हैं। समझे क्या? इससे ज़्यादा होगी तो बढ़िया ही बात है, लेकिन इससे कम अगर होगी तो गड़बड़ हो जाएगी। समझे? तो इस तरीके से कोलिजन के सवाल हम करेंगे और समझेंगे। कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब हम समझते हैं रिकॉइल ऑफ एटम। कोई डाउट है क्या पिछले में? बोलो बोलो। नहीं। नाउ रिकॉइल ऑफ एटम, रिकॉइल ऑफ एटम बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने वीडियोस भी देखे होंगे यूट्यूब पर कि यार गन को शूट करते हैं तो वो लड़का पीछे गिर जाता है। देखा होगा ना, फनी वीडियोस देखे होंगे तुम लोगों ने। देखे क्या? नहीं देखे? अच्छा, तो थोड़ा देख लिया करो ऐसे उल्टी पुल्टी चीज़ें। हाँ, एनीवेज, तो अभी क्या है कि तुमने पढ़ा भी होगा, चलो फिर पढ़ा होगा कि जब गन को शूट करते हैं तो गन में रिकॉइल आता है ना, ये तो पढ़ा होगा। चलो ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। तो अब देखो, मैं लेता हूँ यहाँ से अपना ये हाइड्रोजन जिसमें कि ये न्यूक्लियस था और इसके सराउंडिंग में ये पॉजिटिव चार्ज था, उसमें इलेक्ट्रॉन ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब मान लो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन ऊपर से नीचे हुआ, तो इसने क्या निकाला, एक फोटोन निकाला, एक फोटोन निकाला। लेट अस कंसीडर कि ये इनिशियली रेस्ट पर था, कि एटम इनिशियली एट रेस्ट। तो इनिशियल मोमेंटम बोलो कितना होगा, ट्रांजिशन से पहले ये रेस्ट पर था तो इनिशियल मोमेंटम 0। तो अब देखो यहाँ पर गोली की तरह फोटोन बाहर निकला, तो अपनी जो ये एटम बचा हुआ है उसका क्या होगा, एक रिकॉइल आएगा। तो रिकॉइल आएगा तो मैं लिखता हूँ कि V1 लिख दिया, और V1 किसकी वजह से, ड्यू टू रिकॉइल ऑफ एटम। तो अब हम जानना चाहते हैं कि भाई साहब ये जो V1 है वो कितना बना हुआ है। पूरी कैलकुलेशन हमारी इसी चीज़ पर होगी। तो एक बात तो मैं लिख सकता हूं कि सिंस एक्सटर्नल फोर्स 0, तो मैं लिख सकता हूं मोमेंटम कंजर्व्ड। इसका मतलब P इनिशियल बराबर P फाइनल। इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम कितना है, वो तो 0 था, रेस्ट पर था ना। और फाइनल मोमेंटम क्या लिखेंगे, मोमेंटम ऑफ फोटोन प्लस मोमेंटम ऑफ एटम। तो मैं यहाँ से मैग्नीट्यूड खेलूँ तो मैं बोल सकता हूँ मोमेंटम ऑफ फोटोन का जो मैग्नीट्यूड होगा वही मोमेंटम ऑफ एटम के मोमेंटम का मैग्नीट्यूड होगा। अभी मैं देखता हूँ कि अभी तक हम क्या अजम्पशन लेते थे कि जो इलेक्ट्रॉन नीचे आया तो उसका ट्रांजिशन हुआ, और ट्रांजिशन में जो एनर्जी उसकी गई वो फोटोन के पास चली गई, ये अभी तक अजम्पशन लेते थे। लेकिन मैं ये ज़रूर लिख सकता हूँ कि भाई अब इस बार जो ट्रांजिशन की एनर्जी है डेल्टा E, ये है एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो एनर्जी बनी होगी वो किसके पास गई होगी, बेचारा फोटोन भी ले गया होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम, है ना। समझ में आया? जो हमने अजम्पशन किया था उसमें हम क्या लिखते थे कि भाई ट्रांजिशन की एनर्जी है सारी की सारी फोटोन के पास चली गई, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा सा रिकॉइल की काइनेटिक एनर्जी में भी चली गई। अब इसको कंसिडर अगर किया जाए तो देखिएगा कि फोटोन का मोमेंटम क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा h/λ। कितना लिखा जाएगा, h/λ। इसका मतलब इसका मोमेंटम का मैग्नीट्यूड भी h/λ आ गया। तो अब देखिए ये आ चुका है एनर्जी ऑफ फोटोन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम, ये बन चुका है p²/2m। p क्या है, मोमेंटम किसका, एटम का। m क्या है, मास किसका, एटम का। तो एज यू कैन सी कि यहाँ पर p² बनेगा। अब एक बार तुम सोचो, h बना हुआ है p के अंदर में, यानी 10⁻³ है,
उसका भी पी स्क्वायर है, यानी कि इसका स्क्वायर कर दिया तो वो 10⁻⁻68 और पता नहीं कितना हो जाएगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये बहुत छोटा होगा, वेरी स्मॉल। तो इसका मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली हम ये लिख सकते हैं कि डेल्टा ई ऑफ ट्रांजिशन इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ फोटॉन, यानी कि जो अजम्पशन हम लेके चल रहे थे वो काफ़ी हद तक सही था, ये अप्रॉक्सीमेटली हमने यहाँ कर दिया। अब एनर्जी ऑफ फोटॉन, डेल्टा ई ऑफ ट्रांजिशन हमें पता है, वो लिखा जाता है R इंटू जेड स्क्वायर 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, तो इसकी मदद से एनर्जी ऑफ फोटॉन आ गया, और एनर्जी ऑफ फोटॉन आ गया तो बच्चा मैं क्या कर सकता हूं कि एनर्जी ऑफ फोटॉन इज hc/λ। तो बोलो h/λ कितना हुआ, एनर्जी ऑफ फोटॉन बाय c। और अगर एनर्जी ऑफ फोटॉन हमने यहां से निकाल लिया, इसको जब यहां डाल देंगे तो h/λ आ गया, और अगर h/λ आ गया तो मोमेंटम ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ एटम, ये मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हैं अपन, है ना, इज इक्वल टू h/λ। बताओ h/λ की वैल्यू आ गई क्या इस बार अपने को, यहां से अपन ने निकाल ली। तो अगर ये h/λ आ गया तो मैं यहां से इसकी मदद से क्या स्पीड ऑफ एटम निकाल सकता हूं क्या, रिकॉइल वाली स्पीड। तो फाइनली हम पूरी इन कैलकुलेशंस की मदद से रिकॉइल स्पीड ऑफ एटम निकालने के काबिल हो चुके हैं। समझे ये पूरा टॉपिक में कोई, ये जनरली पूछता नहीं है लेकिन फिर भी अपने को पता तो होना चाहिए, ऐसा कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट तो है नहीं ना। ठीक है, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये ले लिया मैंने, और मैं लेता हूं रिड्यूस्ड मास कॉन्सेप्ट। रिड्यूस्ड मास कॉन्सेप्ट, ये भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप समझ जाओगे, बड़ा आसान है। रिड्यूस मास आपने पढ़ा होगा, सेंटर ऑफ मास में पढ़ा होगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये रिड्यूस मास हमारा म्यू हो चुका है ना। अभी देखिए कि जब हम बोर भाई साहब की बात करते हैं तो बोर ने क्या बोला कि न्यूक्लियस है अंदर, यहाँ पर रेस्ट पर है और इलेक्ट्रॉन गोल गोल चक्कर मार रहा है, इलेक्ट्रॉन गोल गोल चक्कर मार रहा है। लेकिन आपने ग्रेविटेशन पढ़ा हुआ है, ग्रेविटेशन में आपने देखा है कि अगर दो पार्टिकल्स कंपेरेबल मास के हो जाते हैं तो वो क्या करता है, पूरा सिस्टम अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व करना शुरू कर देता है। समझे। तो अभी देखो कि हमारे पास था न्यूक्लियस और हमारे सराउंडिंग में था इलेक्ट्रॉन। तो मैं देख सकता हूं कि हालांकि ये न्यूक्लियस बहुत भारी है इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो हमारा जो अजम्पशन कि भाई न्यूक्लियस रेस्ट पर है और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहाँ पर काफ़ी हद तक सही हो जाता है। बट ऑन दी अदर हैंड मैं एक ऐसा सिस्टम लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, और उसमें मैं बोर के रिजल्ट्स को यूज करना चाहता हूं। तो बोर भाई साहब ने एक अजम्पशन लिया था कि न्यूक्लियस रेस्ट पर है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज रेस्ट पर है। लेकिन जैसे ही मैंने पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या वो म्यूचुअली फोर्स की वजह से क्या रेस्ट पर रहेंगे, क्या नहीं रहेंगे। पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का मास सेम होता है, चार्जेस ऑपोजिट होते हैं, तो ये बेचारे ऐसे गोल चक्कर काटेंगे, दोनों के दोनों गोल चक्कर काटेंगे म्यूचुअल फोर्स के चक्कर में। और ये किसके रेस्पेक्ट में काटेंगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये गोल चक्कर कर रहे होंगे। समझे। तो अभी मैं चाहता हूं कि बोर का जो फॉर्मूला है वो किसी और सिस्टम के लिए अगर हमें मॉडिफाई करना है तो कैसे किया जाए। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट। तो चलो एक बार चेक करते हैं कि बोर का जो अजम्पशन था कि न्यूक्लियस रेस्ट पर रहता है वो कितने हद तक सही है। तो मैं लिखता हूं म्यू इज इक्वल टू मास ऑफ, ये मैंने ले लिया बोर वाला लिया, यानी कि एक मैंने हाइड्रोजन एटम ही मान लो ले लिया, हाइड्रोजन एटम ही मैंने मान लो ले लिया। हाइड्रोजन में मतलब क्या होगा, एक तो प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, यानी क्या लिखना पड़ेगा, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अभी थोड़ा कॉमन गेम खेल लेते हैं। तो मैंने क्या किया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रखा और मास ऑफ प्रोटॉन को नीचे ले गया, तो ये आ गया 1 प्लस ME अपॉन MP ना। ये बहुत छोटा है तो अप्रॉक्सीमेटली अपनी ये कितना आ गया, ME आ गया। इसका मतलब रिड्यूस्ड मास जो है उतना ही आ गया जितना हमने फॉर्मूले में यूज किया था। याद करो रेडियस का फॉर्मूला, याद करो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। उसमें जो मास लिखा जाता था वो किसका मास था बोलो,
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था, और आप देख सकते हो यहाँ से रिड्यूस मास भी लगभग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही आ चुका है ना, लगभग यहाँ पर ये भी आ चुका है। तो अब इसकी जगह अगर मैं पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन सिस्टम लेता हूँ या म्यूऑन इलेक्ट्रॉन सिस्टम लेता हूँ तो कैसे किया जाएगा? तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये फॉर्मूले देख लीजिए पहले आप। यहाँ पर एप्सल नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय पाई एम जेड ई स्क्वायर रेडियस लिखा जाता है। और अगर मैं रिड्यूस मास की बात करूँ तो इस केस में रेडियस क्या लिखा जाएगा? एप्सल नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई म्यू जेड ई स्क्वायर। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी? 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड आ गई थी, एन स्क्वायर बाय जेड आ गई थी। अब मैं चाहता हूं कि यार यहां पर 0.529 तो लिखा जाए, एन स्क्वायर बाय जेड भी लिखा जाए, तो यहां पर मुझे कुछ ना कुछ म्यू वाला फैक्टर करना पड़ेगा ताकि ये चीज लिखी जा सके। क्या करें बताओ? देखो यहां पर m किसका लिखा हुआ था? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ था। इसका मतलब 0.529 के अंदर में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, तो इसका मतलब मुझे उसको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो खत्म हो जाए, समझे? लेकिन यहां पर मास तो रखना ही है ना अपने को, और कौन सा मास रखना है? म्यू मास रखना है। इसका मतलब इस तरह से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझे क्या? अगर काइनेटिक एनर्जी मैं लिखता हूं, उसके दोबारा बोलो, क्या बोले? कोलाइड नहीं करेंगे, डिपेंड करता है उनका मोशन कैसे शुरू हुआ था। अगर सर्कुलर कर रहे थे तो सर्कुलर ही बना रहेगा, अगर वो रेस्ट पर होते तो वो चिपक जाते, कोलाइड कर जाते, ठीक है? तो काइनेटिक एनर्जी की मैं बात करता हूं, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मुझे पता है 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर आ जाता है। अब मैं यहां पर भी लिखना चाहता हूं 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, लेकिन थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। बताओ क्या करूं? देखो यहां पर m नीचे है, यानी कि 13.6 के अंदर में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, तो मुझे उसको हटाना पड़ेगा, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करना पड़ेगा और म्यू ऊपर, समझे? तो जब कभी भी अपने पास ऐसा सिस्टम आ जाए जिसमें कि न्यूक्लियस, जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज भी चलने लग जाए, तो हमें रिड्यूस मास का फंडा यूज करना पड़ेगा। और इस लॉजिक की मदद से हम सारे फॉर्मूलेज जो कि बोर में समझे थे उनको कन्वर्ट कर सकते हैं रिड्यूस मास के लिए, समझे क्या? तो चलिए मैं बता देता हूं कि एक सवाल आप कर ही दीजिए। एक मैंने ले लिया पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है? अज्यूमिंग बोर मॉडल, फाइंड टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम एट ग्राउंड स्टेट ऑफ सिस्टम एट ग्राउंड स्टेट। अब आपको ये देख के डाउट आएगा कि z क्या लिखा जाए, तो सोचिए और लिखिए खुद से। z क्या होता है ये समझते हैं और उसके बेसिस पर अपन बोलेंगे। z क्या होता है बोलो? नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, है ना, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। तो यहाँ पर बेचारा एक ही प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज था, तो वो क्या हो जाएगा? z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास अगर मैं टोटल एनर्जी लिखना चाहूँ तो टोटल एनर्जी के लिए लिख सकते हैं, पहले तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो हो गया -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इंटू म्यू अपॉन एम ई। अब इसके लिए पुट करते हैं तो -13.6, मुझे फर्स्ट बात करनी z की बात करनी है तो वो 1 स्क्वायर हो जाएगा, n की बात करनी है तो ग्राउंड स्टेट है यानी कि 1 स्क्वायर हो जाएगा, म्यू कितना हो जाएगा? me/2 हो जाएगा, है ना, me/2 हो जाएगा, और नीचे me था ही, तो me से me गया तो यहाँ से टोटल एनर्जी बन जाएगा। बोलो समझे क्या? ठीक है, अभी एक ट्रांजिशन का सवाल करवाऊं या हो, मतलब समझ में आता है, बाकी कोई डाउट नहीं होगा? ऐसा डाउट नहीं है ना? ठीक है, चलिए। और बाकी जो अपना मॉड्यूल है दैट इज टू बी सॉल्व्ड मस्ट है, उसमें खासकर बात ध्यान रखना, S1 एक्सरसाइज, O1 एक्सरसाइज
एंड O2 एक्सरसाइज, ये तीनों चीज़ों में आपको नए सवाल मिलेंगे, और जिसमें से कि O1 O2 पर हमारा ज़्यादा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे जैसे कि आपको जेई मेन और जेई एडवांस में मिलते हैं। तो O1 O2 को एकदम कोशिश करिए कि अच्छे से ख़त्म कर लें, है ना, और उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो S1 के पास चले जाएं। बोलो ओके। नाउ अभी एटॉमिक का मोस्ट ऑफ द काम अपना खत्म हो चुका है, अब आते हैं अपन एक्सरे पर। एटॉमिक में कोई डाउट हो तो बोलो एज सच। नहीं, एक्सरे में आते हैं तो एक्सरे जो है नहीं 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 इसमें नहीं, अपना फिजिक्स में नहीं है। तो अब बात करते हैं एक्सरे की। तो एक्सरे है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ जिसके लिए हम बात करते हैं, तो वो है 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच की वेवलेंथ की जो लाइट होती है, जो ईएम वेव बनेगी, उसे क्या कहा जाएगा, एक्सरे कहा जाएगा। अब ऑब्वियसली इसका जो नाम पड़ा था वो क्या है कि एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और वो अननोन चीज़ बाहर आ गई। तो मैथ्स में जैसे अननोन बाहर आता है तो अपन क्या बोल देते हैं, लेट अस अज्यूम इट इज़ एक्स, तो इसीलिए इसका नाम ऐसे ही पड़ा और अब वो वैसे ही चलता जा रहा है ना, कन्वेंशनली ऐसा ही चलता जा रहा है। नाउ अभी मैं क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल करने पड़ेंगे, बिल्कुल करने पड़ेंगे। 0.1 एंगस्ट्रॉम से 1 एंगस्ट्रॉम और 1 एंगस्ट्रॉम से आगे से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम क्या है वेव। इसको एक्सरे को देखें तो दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। जब ये वेवलेंथ कम है तो एनर्जी ज़्यादा होती है, तो इसे कहा जाता है हार्ड एक्सरे, इसे कहा जाता है सॉफ्ट एक्सरे। इसकी एनर्जी हाई होती है, इसकी एनर्जी रिलेटिवली लो होती है। एनर्जी हाई होगी तो पेनिट्रेशन पावर भी क्या होगी, हाई होगी, है ना, ये पेनिट्रेशन पावर हाई होगी। एनर्जी ज़्यादा तो ज़्यादा दूर तक घुसेगा। और इसकी सॉफ्ट के लिए एनर्जी कम होती है तो रिलेटिवली पेनिट्रेशन पावर कम होती है। इसके लिए फ्रिक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी, इसके लिए फ्रिक्वेंसी रिलेटिवली कम होगी। इसके लिए लैम्डा रिलेटिवली छोटा होगा, इसके लिए लैम्डा रिलेटिवली बड़ा होगा। आपस में रिलेट कर रहे हैं, आपस में कंपेयर कर रहे हैं, विजिबल के साथ मत कर लेना, है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये आपस में कंपैरिजन किया जा रहा है कि इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो अभी एक्सरे के लिए स्पेक्टर, अगर हम एक एक्सपेरिमेंट होता है, कुलिस ट्यूब बनती है जिसमें कि हम देखते हैं कि एक होता है, एक मिनट, हाँ, ये अपना मैं बड़ा रफली बनाऊंगा, है ना, अपन रिवाइज ही कर रहे हैं। तो इस तरह से एक ट्यूब बनी होती है। इस ट्यूब में यहाँ पर एक मेटल सरफेस होती है। मेटल सरफेस को लिए हीटिंग कॉइल यहाँ पर होती है, जिस पर कि यहाँ से करंट की मदद से, इसको हीटिंग कॉइल है, ये है हीटिंग कॉइल। हीटिंग कॉइल क्या करती है, इस मेटल को गर्म करती है, इस मेटल को गर्म करती है। मेटल को गर्म किया तो यहाँ पर एक हमारा टारगेट मेटल होता है, और टारगेट मेटल के साथ में यहाँ पर हम क्या करते हैं, कूलिंग सिस्टम भी लगाते हैं, कूल वाटर, और यहाँ से हॉट वाटर बाहर निकलता है। अभी क्या है कि यहाँ से हमने करंट फ्लो करवाया, करंट फ्लो की वजह से हीटिंग कॉइल गर्म होगी, हीटिंग कॉइल मेटल को गर्म करेगी, और मेटल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा, इजेक्ट करेगा। इस एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को, जो कि हीटिंग के वजह से होता है, इसे कहा जाता है थर्माइनिक एमिशन। कि गर्म करने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो कूद कूद के बाहर आ रहे हैं, यहाँ पे नाच रहे हैं मस्त तरीके से, तो वो जो बन जाएगा उसे कहा जाता है थर्माइनिक एमिशन। और इनकी जो इलेक्ट्रॉन आता है, उनकी जो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी इज़ वेरी स्मॉल। जो बाहर इलेक्ट्रॉन आए वेरी स्मॉल है। अब हम चाहते क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन इस टारगेट मेटल पर टकराए, तो अभी इसके पास तो एनर्जी थी नहीं, तो इसने क्या किया कि हम इसलिए उसको मोटिवेट करेंगे, किसकी मदद से, एक हम यहाँ लगा देंगे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। इस तरह से यहाँ पर हम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल लगा देते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो ये एक ऐसे बैटरी हम एक लगा देते हैं, ये लगा दिया हमने एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। और ये क्या होता है, किलोवाट में होता है ना, किलोवाट में होता है, इसका मतलब इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया, वैक्यूम कर देते हैं। वैक्यूम क्यों किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम टारगेट पे पहुंचाना चाहते हैं। मान लो गैस भर दी तो इलेक्ट्रॉन उन गैसेस से टकरा जाएंगे, मेटल तक पहुंचेगा नहीं बेचारा, इसलिए हमने यहाँ वैक्यूम कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन हाईली वोल्टेज से एक्सेलरेट होके यहाँ पर पहुँचा, टकराया, टकराने के बाद में इसमें कुछ यहाँ पर जो भी गड़बड़ी करी, उस गड़बड़ी भी के बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे, और हम देखेंगे कि यहाँ से एक्सरे प्रोड्यूस होते हुए हमें दिखती है, एक्सरे प्रोड्यूस होते हुए दिखती है। और एक और चीज़ कि जनरली ये जो मेटल लिया जाता है, जनरलिटी ये क्या होता है, टंगस्टन होता है।
टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता है। अब टंगस्टन ही क्यों लेते हैं? क्योंकि पहली बात, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीटिंग हो जाती है तो वो मेल्ट ना हो जाए, तो इसलिए क्या कर दिया, मेल्टिंग पॉइंट हाई। हमने क्या किया, टंगस्टन के लिए मेल्टिंग पॉइंट, मतलब ऐसा मेटल लिया जो कि मेल्टिंग पॉइंट हाई है, इसलिए टंगस्टन का इस्तेमाल किया गया। दूसरी बात, इसका जेड भी हाई होना चाहिए। अब जेड हाई क्यों होना चाहिए, इसके बारे में अभी थोड़ी देर बाद बात कर पाएंगे। तीसरी बात, कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए, कंडक्टिविटी हाई। ये तीनों प्रॉपर्टी जो कोई भी मेटल सेटिस्फाई कर देगा उसको हम यहाँ लगा सकते हैं। कंडक्टिविटी हाई होने का पर्पस ये है कि समझिए इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पर टकरा रहा है। जब यहाँ टकराया तो यहाँ पर इसकी हीट जनरेट हुई, तो अगर हीट इस तरफ पीछे ट्रांसफर अच्छे से नहीं हुई तो बेचारा यहाँ बहुत ज़्यादा गर्म होने लग जाएगा। तो हमने यहाँ पर कूलिंग सिस्टम लगा रखा है, जब तक हीट को अच्छे से यहाँ ट्रांसफ़र करना है, इसका मतलब मुझे कंडक्टिविटी ज़्यादा रखनी पड़ेगी, अच्छी रखनी पड़ेगी, ताकि इस पॉइंट से, इस सरफेस से दूसरी जगह हीट अच्छे से ट्रांसफ़र हो जाए और कूलिंग सिस्टम हमारा ढंग से काम करता रहे। समझे क्या? तो इस तरीके से, इसीलिए हमने क्या किया, टंगस्टन को जनरली यूज़ किया जाता है। अभी इसको देखते हैं कि यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन आया, ये पोटेंशियल डिफरेंस मैंने डेल्टा वी लिख दिया, मैंने मान लिया ये पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी था। तो आई कैन से कि बिफोर कोलिजन इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी, बिफोर कोलिजन इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो होगी ई डेल्टा वी। और देखा गया प्रैक्टिकली कि लगभग 98-99% जो है अपनी एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि मात्र 1 या 2% एनर्जी ही हमारी एक्सरे प्रोड्यूस करने में काम आती है। अब सोच सकते हो इतनी सारी एनर्जी का 98% हीट में जा रहा है, इसीलिए हमें कूलिंग सिस्टम लगाना पड़ा, ठंडा करने का जुगाड़ बनाना पड़ा। नाउ अभी मैं एक्सरे की बात करता हूँ। तो एक्सरे हमारी पाई जाती हैं, वो 2 प्रकार की पाई जाती हैं। बोलो क्या क्या नाम होते हैं? नहीं, कॉन्टिन्यूअस एंड कैरेक्टरिस्टिक, कॉन्टिन्यूअस एक्सरे एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। हाँ, तो कॉन्टिन्यूअस एक्सरे जो बनता है उसके लिए अगर हम समझें तो कॉन्टिन्यूअस के लिए अगर लिखें तो मैं लिख सकता हूँ कि ये मान लीजिए अपना ये एटम था, एटम का ये न्यूक्लियस, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन है, अपने खूब सारे इलेक्ट्रॉन है सराउंडिंग में। क्यों? क्योंकि अपन ने जेड हाई ले रखा है तो इलेक्ट्रॉन भी हाई होंगे। अभी आया अपना एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन आया और देखा कि इसकी वजह से इन्फ्लुएंस होके ये बाहर चला गया। मान लेते हैं ये v0 स्पीड से आया और जाते टाइम ये v1 स्पीड से गया, ठीक है। इसके स्पीड चेंज हो चुकी है ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द चार्जेस प्रेजेंट इन द एटम। तो मैं देखता हूं इसके फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो चुकी है ½mv1², इनिशियल हो चुकी है ½mv0²। तो मैक्सवेल भाई साहब ने कहा था जैसे ही उसकी वेलोसिटी एक्सेलरेटेड अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो वो क्या करेगा, ईएम वेव रेडिएट करेगा। यहाँ पर मैक्सवेल भाई साहब ने बताया था कि जब अगर कोई चार्ज पार्टिकल अगर एग्जिस्ट करता है तो वो ईएम वेव रेडिएट करेगा। तो आप देख सकते हो इसकी स्पीड चेंज होते हुए रही, इसका मतलब डेफिनेटली ये एक्सेलरेटेड रहा होगा। और एक्सेलरेटेड रहा तो मैं बिल्कुल ये बता सकता हूँ कि यहाँ पर इसने एनर्जी रेडिएट करी होगी, और कितनी, जितनी खुद की कम हो गई एनर्जी उतनी उसने बाहर निकाल दी। तो कितनी यहाँ पर इसकी एनर्जी पहले कितनी थी, ½mv0², बाद में कितनी थी, ½ mv1²। तो ये वाली एनर्जी किसके पास चली गई, hc/λ के पास, जो कि एक्सरे में एनर्जी बनी हुई है। समझ में आया क्या? अभी देखिए कि यहाँ पर v1 जो है, v1 क्या है कि एक फिक्स वैल्यू नहीं होगा। कोई चार्ज किस तरह से इन्फ्लुएंस होता है वो तो अलग अलग एंगल पे डिपेंड करेगा ना, कि एंगल आया कैसे। कोई इलेक्ट्रॉन अलग तरीके से आया होगा तो उसके जाने की स्पीड अलग होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर v1 जो है वो डिफरेंट होने वाला है। हर इलेक्ट्रॉन के लिए v1 की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो बच्चा मैं देखता हूँ कि ½mv0², ये जो इलेक्ट्रॉन की इनिशियल एनर्जी है वो बनी किसकी वजह से, बोलो। वो बनी है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की वजह से। अगर ये नहीं होता तो वो उसके पास स्पीड नहीं आ पाती। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि जो ½mv0² है, यानी कि एनर्जी गेन्ड बाय दैट इलेक्ट्रॉन है, वो लिखा जा सकता है E × ΔV की वजह से बना होगा।
समझे क्या? तो इसकी वजह से मैं आगे लिखता हूं, तो ई डेल्टा वी माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। नाउ अभी V1 की वैल्यू सभी इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग होगी, किसी के लिए V1 ज़्यादा होगा, किसी के लिए कम होगा। तो मैं एक एक्सट्रीम सिचुएशन देखता हूँ जिसमें कि इलेक्ट्रॉन जो आया वो V0 से तो आया, लेकिन जाते टाइम जीरो स्पीड से गया। इसका मतलब अपनी सारी एनर्जी लॉस करवा दी इसने। और एनर्जी लॉस अगर इसकी सारी हो चुकी है तो मैक्सिमम एनर्जी लॉस हुआ, तो इसका मतलब जो फोटोन यहां बना उसकी एनर्जी मैक्सिमम बनेगी या मिनिमम? समझो एनर्जी मैक्सिमम बनेगी। वो अपनी स्पीड से आया, V0 से आया, जीरो से गया, इसका मतलब सारी की सारी लॉस करवा दी। तो बोलो मैं कह सकता हूं कि इसका एनर्जी लॉस मैक्सिमम, तो फोटोन को मिलने वाली एनर्जी मैक्सिमम, और एनर्जी अगर उसकी मैक्सिमम तो मैं देख सकता हूं कि यहां पर ये एच सी बाय लैम्डा मैक्सिमम बन जाएगा। तो मैं देखता हूं फॉर मैक्सिमम एनर्जी फोटोन V1 कितना लिख सकते हैं? ज़ीरो लिख सकते हैं। V1 कितना लिख सकते हैं? ज़ीरो लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि हाफ एम V0 स्क्वायर माइनस हाफ एम ज़ीरो स्क्वायर इज मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटोन, यानी कि एच सी बाय लैम्डा। अब बताओ, ये एच सी बाय लैम्डा मैक्सिमम हुआ तो लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम? मिनिमम। तो यहाँ से लैम्डा मिनिमम जो बना है वो आ चुका है, कितना आ गया? ये आ गया एच सी अपॉन 1/2 एम V0 स्क्वायर या एच सी अपॉन ई डेल्टा वी। तो यहाँ से लैम्डा मिनिमम की वैल्यू अगर लिखें तो एच सी और ई की वैल्यू अपने को पता होती है, तो वो अगर वैल्यू पुट कर दी जाए तो 12400 अपॉन डेल्टा वी, और ये यूनिट रहेगी एंगस्ट्रॉम। तो इस तरीके से हमारे पास वो मिनिमम वेवलेंथ आ चुकी है जो कि इस एक्सपेरिमेंट में प्रोड्यूस होने वाली है। इसे कट ऑफ वेवलेंथ के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे छोटी वेवलेंथ पॉसिबल नहीं है, ग्राफ इस पर खत्म हो जाता है। कट ऑफ वेवलेंथ के नाम से जाना जाता है। दूसरा है, अच्छा, इस प्रोसेस को जो कहा जाता है ब्रेमस्टर-लंग कहा जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन का इधर से इधर आना, एक्सेलरेटेड होना, तो ये ब्रेमस्टर-लंग कहा जाता है। हालांकि ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, कोई इसका कोई खास काम है नहीं। नाउ आगे आते हैं अपने पास कैरेक्टरिस्टिक के लिए। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, तो इसके लिए आप बताइए क्या होता है। ये रहा अपना न्यूक्लियस, ये रहा सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन, अरे बाप, हाँ, सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन। बोलो बोलो बोलो, क्या होता है इसमें कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में? करेक्ट। चलिए मैं देखता हूं कि यार यहाँ पर अपने पास Z हाई लिया था तो कई सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर 2, यहाँ पर 8, फिर पता नहीं कितने सारे, ऐसे खूब सारे ऑर्बिट हैं। अभी अपना बाहर से जो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन आया तो वो इलेक्ट्रॉन की एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है कि कहीं अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से आके टकरा जाए और उसको नॉकआउट कर दे। नॉकआउट कर दिया यहाँ पर, इसका मतलब कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं। इलेक्ट्रॉन अगर बचा नहीं इसका मतलब वैकेंसी बन गई। वैकेंसी बन गई तो ऊपर वाले पहले से ही वैसे ही बैठे हुए थे कि यार मुझे नीचे जाने दो, मेरी एनर्जी कम करने दो। जैसे ही उनको दिखा कि भाई साहब नीचे जगह बन चुकी है, वो क्या करेंगे? कूद जाएंगे। तो हो सकता है कि अपनी प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग हो सकता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन कूद जाए, हो सकता है ये वाला इलेक्ट्रॉन कूद जाए। एक टाइम पर एक ही कूदेगा, ऐसा नहीं कि मतलब सभी एक साथ कूद रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि इलेक्ट्रॉन, मान लो ये n=1 था, ये 2 था, तो 2 से 1 पर आया तो एक ट्रांजिशन हुआ। एनर्जी स्टेट हाई से लो पर आया तो एनर्जी खुद की कम करी या बढ़ाई? बोलो, कम करी। और खुद की एनर्जी कम करी तो इसने एक यहाँ से लैम्डा बाहर निकाल दिया, फोटोन बाहर निकाल दिया, और इसी लैम्डा को या इसी फोटोन को हम कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ के नाम से जानते हैं। चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पर अगर मैं वेवलेंथ की बात करना चाहूँ तो कैसे किया जाए। तो ध्यान से देख सकते हैं कि ये जो वेवलेंथ बनी है ट्रांजिशन की वजह से बनी है। तो मैं लिख सकता हूँ 1/λ इज इक्वल टू RZ² 1/N1² - 1/N2²। ये लिखा जाता है किसमें? बोर में।
लेकिन बोर भाई साहब ने एक चीज़ बताई थी, क्या बताई थी, कि हमारे जो भी रूल्स होंगे या लॉज होंगे सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी के लिए ही लगेंगे। लेकिन यहाँ तो हमने Z हाई लिया हुआ था, खूब सारे इलेक्ट्रॉन थे, तो क्या यहाँ पर ये सीधा फॉर्मूला लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, 1/λ इज इक्वल्स टू Z माइनस बी का स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर करना पड़ेगा। अब ये माइनस क्यों किया, ये कोई बता सकता है? Z माइनस बी क्यों लिखा? नहीं, फिर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा नहीं ना, मतलब कम हो गया। अरे रुको रुको रुको, मैं बताता हूँ क्या हुआ। देखिए कि यार वो जो Z लिखा जाता है वो क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अंदर अवेलेबल हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन, जो कि एक ही इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में घूम रहा था उसको अट्रैक्ट कर रहे थे। ध्यान दीजिए, मैं बोर की बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी इसकी बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है। अभी क्या हो रहा है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन जब ये नीचे कूद रहा है तो देखा गया कि भाई साहब यहाँ पर अंदर एक न्यूक्लियस तो है, यानी कि Z पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ है, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन उसको अंदर आने से बोलेगा तू दूर जा, मत आ अंदर। क्यों? रिपल्शन दिखाएगा। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी होता उसके कंपैरिजन में इस एटम में कम हो चुका है। तो इसका मतलब अगर अट्रैक्शन फोर्स कम हुआ तो यहां पर जो इफेक्टिव Z दिख रहा है वो कम दिख रहा है। इफेक्टिव Z एक्चुअल Z से कम हो चुका है, मतलब समझ रहे हो ना, एटॉमिक नंबर से यहां पर इफेक्टिवली वो कम हो चुका है। और B को कहा जाता है स्क्रीनिंग फैक्टर। B को कहा जाता है स्क्रीनिंग फैक्टर। B की वैल्यू, अच्छा पहले आगे बढ़ते हैं और मैं बताता हूं। अब इसका ग्राफ देखा जाए कि लैम्डा वर्सेस इंटेंसिटी ग्राफ, तो ये जो ग्राफ देखा जाता है ये कुछ ऐसा ऐसा है ना, और फिर कुछ ऐसा 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 कुछ बन जाता है ना, इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा ग्राफ। ये देख सकते हो, इसे कहा जाएगा कौन सी वेवलेंथ? ये वाली वेवलेंथ, कट ऑफ वेवलेंथ। फिर इसके अलावा यहाँ पर सींग दिख रहे हैं, सींग मतलब गईची शिंगे, है ना। तो यहाँ पर ये जो सींग दिख रहे हैं, तो अब मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि भाई ये क्या है, मतलब ये ऐसा क्यों बना है, क्यों, मतलब ऐसा हो क्यों रहा है। तो इस चीज़ के समझने के लिए मैं आता हूँ, ट्रांजिशन की बात करते हैं। तो ट्रांजिशन में मैंने देखा ये n इक्वल्स टू 1 2 3 4। तो अभी देखो कि मान लो n इक्वल्स टू 1 पर वैकेंसी बन गई, नॉकआउट हो चुका है वहाँ से, और अगर वहाँ वैकेंसी बनी, यहाँ अगर वैकेंसी बनी तो ऊपर का इलेक्ट्रॉन नीचे कूदेगा, हो सकता है 3 से 2 का कूद जाए। तो अपन ने बोला ये कौन सा शेल है, K है, ये कौन सा है, L है, ये कौन सा है, M है, ये कौन सा है, N है। तो देखो L से K में कूदेगा, यानी कि 2 से 1 में कूदेगा, तो उसको अपन ने नाम दे दिया, कहाँ कूद रहा है, K में कूद रहा है, तो K अल्फा बोल दिया। इसको क्या बोल दिया, K बीटा बोल दिया। इसको क्या बोला, बोलो L अल्फा, और इससे क्या बोला, L बीटा। तो जनरली K अल्फा K बीटा L अल्फा L बीटा में ही अपना काम खत्म हो जाता है। 4 ट्रांजिशन की बात जनरली की जाती है। तो मैंने अपने को ये ग्राफ बना दिया। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ इसमें K अल्फा K बीटा L अल्फा L बीटा कौन है? एक मिनट में नंबरिंग कर देता हूँ ताकि आपको बताना आसान हो जाए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। नंबर 1 K अल्फा होगा, सोचो, K बीटा की K अल्फा, K बीटा होगा, बिल्कुल सही, ये सही है। नंबर 2 K अल्फा होगा, नंबर 3 बीटा होगा, नंबर 4 L अल्फा होगा। तो बच्चा जिसको नहीं समझ में आ रहा है मैं बता देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन सींगों का मतलब मैं बता देता हूँ कि ये क्या है। कि इसमें समझ सकते हैं कि यहाँ पर कंटिन्यूस एनर्जी तो बनी ही रही थी। जब हमने कंटिन्यूस एक्सरे देखा तो उसकी वजह से अलग अलग लैम्डा के हमें वेवलेंथ दिख रहे थे। इसका मतलब ये सींग नहीं होते तो अपने को ऐसा कुछ ग्राफ दिखता, ये कुछ ऐसा ग्राफ दिखता, तो ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का ग्राफ बनता, कंटिन्यूस एक्सरे का ग्राफ बनता। लेकिन क्योंकि बीच में अपने ऐसे ट्रांजिशन की एनर्जी भी निकलती है और ट्रांजिशन की एनर्जी भी निकलती है, तो कुछ पर्टिकुलर लैम्डा के लिए
इंटेंसिटी नॉर्मल से आसपास से ज़्यादा पाई गई। तो इसीलिए हमने पहचाना कि ये जो सींग बने हुए हैं वो एक्स्ट्रा एनर्जी के बने हुए हैं, और इसका मतलब ये किससे बने होंगे, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे से बने होंगे। समझे? और दूसरी बात कि यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इसमें कंपैरिजन के लिए कि कौन सा के अल्फ़ा के बीटा है, एल अल्फ़ा एल बीटा है, तो मैं देख सकता हूँ कि जितना लेफ्ट में जाएंगे उतना वेवलेंथ बढ़ेगा या कम होगा। वेवलेंथ कम तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ी तो बताइए के अल्फ़ा और के बीटा ट्रांजिशन में एनर्जी किसकी ज़्यादा है? ओह नो, के बीटा की एनर्जी ज़्यादा है। अच्छा, और जनरली मैं पूछूं के और एल में, के और एल ट्रांजिशन में किसकी एनर्जी ज़्यादा है, के की या एल की? के की ज़्यादा है। तो ये तो हो चुका है। दूसरी बात मैं देखता हूँ बीटा के लिए 3 से 1 का ट्रांजिशन, अल्फ़ा के लिए 2 से 1 का ट्रांजिशन, यानी कि इसमें एनर्जी ज़्यादा बनी होगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा एनर्जी बनी है वो है के बीटा की, तो जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा ये कहा जाएगा के बीटा। फिर इन दोनों सींगों के कंपैरिजन देखा जाए तो ये के सींग बनेंगे, ये एल के सींग बनेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ है ज़्यादा तो एनर्जी कम है, तो एनर्जी कम वाले को हमने एल पहले ही डिफाइन कर दिया था। तो ये बना है के अल्फ़ा, इसके लिए ये बना है एल बीटा, और इसके लिए ये बना है एल अल्फ़ा, इसके लिए बना है एल अल्फ़ा। ठीक है, तो इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा ग्राफ हमारे इस तरह से बनता है। अगर मैंने फिलामेंट करंट बढ़ा दिया, ध्यान दीजिए, सवाल सुनिए, अगर मैंने फिलामेंट करंट बढ़ा दिया तो बताइए क्या फर्क पड़ जाएगा, ग्राफ दिखने में कैसा पाया जाएगा? फिलामेंट करंट बढ़ाने से इफेक्ट क्या होगा, पहले ये सोचते हैं, बताइए क्या होगा? फिलामेंट करंट बढ़ाया तो हीटिंग कॉइल का करंट बढ़ रहा है, मतलब हीटिंग कॉइल का करंट बढ़ा तो मेटल सरफेस ज़्यादा गर्म हुआ, मेटल सरफेस ज़्यादा गर्म हुआ तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एमिट होंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एमिट हुए तो टारगेट मेटल पर ज़्यादा पहुँचेंगे, और अगर टारगेट मेटल पर ज़्यादा पहुँचे तो वहाँ से एक्सरे प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। लेकिन ग्राफ शुरू होगा वो यहीं से ही होगा, वह ऐसा ही कुछ होके कैरेक्टरिस्टिक में कोई चेंज आएगा क्या कि ये वेवलेंथ लेफ्ट साइड में सरकेगी क्या, लेफ्ट में राइट में? नहीं सरकेगी, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक तो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो उसके ट्रांजिशन पे डिपेंड कर रहा है। तो ट्रांजिशन तो वो 2 से 1 का तो उतनी एनर्जी रहेगी, चाहे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है चाहे इलेक्ट्रॉन कम आए। और ये ग्राफ यहीं से क्यों शुरू हुआ? क्योंकि हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं किया था। जो हमने कंडीशन बोली कि फिलामेंट करंट बढ़ा रहे हैं, बाकी किसी के बारे में कुछ नहीं बोला, तो उसको कांस्टेंट मान लिया। तो डेल्टा वी कांस्टेंट, इसका मतलब कट ऑफ वेवलेंथ जो कि डेल्टा वी पर डिपेंड करता है 12400 अपॉन डेल्टा वी। तो आप देख सकते हो ये कांस्टेंट तो लैम्डा भी कांस्टेंट, इसीलिए ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ। अगर मैंने सिर्फ डेल्टा वी बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा? तो कट ऑफ वेवलेंथ कम हो जाएगा। तो ग्राफ कहीं यहाँ से शुरू होते हुए इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे को दिखाएगा। समझे क्या? तो बस अभी मुझे लगता है अपन यहीं ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि फिर वो अगला टॉपिक थोड़ा लंबा खिंच जाएगा। अगले में अपन देखेंगे मोज़ले लॉ, ठीक है, और उसका यूज़ कैसे करना है ये समझेंगे। दूसरा, उसके बाद में हम आएंगे न्यूक्लियर पर, एंड उसके बाद में हम आएंगे रेडियो एक्टिविटी पर। थोड़ा सा पढ़ के आना,